तो भाई ऑफिशियली अब ये जो लोगन पॉल की प्राइम ड्रिंक है ये इंडिया में हो चुकी है लॉन्च। और जब मैंने इसको खरीदा था व्लॉग पे चैनल पे मैंने वीडियो बनाई थी, कितने की थी भाई, 1800 रुपये के आसपास की थी। अब इसे इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया, इंडिया भी आया है वैसे लोगन लोगन पॉल, शायद अब जा भी चुके हैं। 399 रुपये की ये जो प्राइम ड्रिंक है वो है, और साथ में मिस्टर बीस्ट और ये KSI स्पीड इन सबका भी ये ब्रांड है। तो इसमें इन्होंने फीस्टेबल्स भी लॉन्च किए, तो अब इंडिया में भी इन्होंने जो अपना बिजनेस है उसको करने का शुरू किया। बट अब मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्योंकि भाई अभी भी 400 रुपये की ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा ही होती है, तो इंडिया में अब ये किस तरीके से आगे चलाते हैं। क्योंकि बाहर तो ये ड्रिंक इतनी ज़्यादा हाइप में थी, उसकी वजह से ऐसी इसकी हाइप चली कि वो चलती चली गई। लेकिन इंडिया में लोग थोड़ा सोच समझ के देखते हैं जब चीज़ों के प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो अब देखते हैं, अब मतलब आप जा सकते हो बाहर दुकानों में, कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों में, वहाँ पे शायद आपको ये जो प्राइम ड्रिंक है वो मिल जाएगी। देखते हैं इंडिया में बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि यूएस वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे इतनी तो वैसे वर्क नहीं करने वाली। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 548 में। और MJF ने एक ऐसा कांड किया है जो कि मुझे लगता है सिर्फ MJF ही कर सकते हैं। एक मीट एंड ग्रीट वाले इवेंट में एक फैन गया था MJF के साथ मिलने, लेकिन उसने गलती क्या कर दी पर्पसली जो भी था, वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप WWE की वो रेड वाली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ जाता है। और क्योंकि फोटो तो उनको खिंचानी ही थी, तो देखो MJF ने किस तरीके से फोटो खींची। जैसे होती नहीं कोई बेकार सी बदबूदार सी चीज़ को ऐसे दूर से पकड़ते हैं, वैसे करके MJF ने उस टाइटल को पकड़ा और जब फोटो खींच ली ना, तो उसके बाद वो टाइटल उन्होंने फेंक दिया। जैसे आप WWE में डोमिनिक मिस्टीरियो को देखते हैं ना, अगर उसका अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला वर्जन देखना है तो वो एक्चुअल में मैक्सवेल ही है, MJF ही है। क्योंकि वो अपने ऑफ द कैरेक्टर कभी होता ही नहीं है, आपको वो हमेशा रोड पे एयरपोर्ट पे चलते हुए भी दिखेंगे तो वो ऐसे रहेंगे कि भाई जैसे कि अभी वो अपने कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं। तो ये इसी का पार्ट है। बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो गए हैं कि यार एटलीस्ट फैंस के सामने तो इज्जत रख देते थोड़ी सी उस बंदे की, भाई मिलने आया था। लेकिन MJF काफ़ी ज़्यादा जो है सिक बंदा है, वो नहीं देखता भाई चाहे कैमरा चल रहा है फिर नहीं चल रहा। आई लव यू बोलने की जो डेफिनेशन है ना, वो मेरे दिमाग में चेंज हो चुकी है जब से मैंने जेकब फाटो को देखा है। जब वो बोलते हैं आई लव यू सोलो, सिर्फ अगर वो ट्वीट भी करते हैं, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इस ट्वीट में आप देखो, गॉड ब्लेस यू सोलो, आई लव यू सोलो, ये करके उन्होंने लिखा है। एक तो भाई पता नहीं क्या हाथ जोड़ जोड़ के पूरा ऐसा चक्र गोला सा बना देते हैं वो, और इस पर देखो 18,000 लाइक्स हैं। सोच रहे हो सोलो सिकोवा खुद भी पोस्ट कर देंगे ना तो इतने लाइक्स नहीं आएंगे जितने जेकब फाटो के उनको आई लव यू सोलो एक्नॉलेज करने के आ जाते हैं। तो और एक वीडियो भी वैसे मैंने और देखी, ये किसके साथ है पता है, ये जे ऊसो के बेटे के साथ है। और यहाँ पे जेकब फाटो ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करके कह रहे हैं कि भाई तू बहुत बढ़िया लौंडा है, तेरा बाप भी बढ़िया, मतलब ऐसे करके उनके पेरेंट्स की तारीफ कर रहे हैं, अपनी पूरी ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं। यूजुअली जेकब फाटो ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन ये सब हमने देखा है। सोलो सिकोवा की वो वाली वीडियो किसने देखी है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी वाली वीडियो, जो समझदार होगा वो लिख ही देगा, क्योंकि अगर उसने देखी होगी, क्योंकि वो एक ही वीडियो है सोलो सिकोवा की वैसी। आज बहुत टाइम के बाद चैनल पर जेम्स एल्सवर्थ के बारे में कुछ बात करते हैं। WWE में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो डिस्कशन का मेन पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि एक इंडी शो में JBL ने आके उनको क्लोज लाइन मार दी और वहाँ पे आके वो उनको गिरा देते हैं। ये ट्विटर पे मैं देख रहा था तो सोचा शेयर भी कर दूँ आपके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पोस्ट में जो JBL है बस आके उन्होंने मार दिया। मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कहाँ का या फिर कैसे है, बट ये चीज़ देख के मुझे वो पुराने वाले थोड़े जेम्स एल्सवर्थ की याद आ गई कि एक टाइम पे वो WWE में थे भाई, उनका AJ स्टाइल्स के साथ मैच भी, और AJ स्टाइल्स को उन्होंने पिन भी किया है। वो किस तरीके से किया है वो अलग बात है, बट मुझे लगता है WWE अब भी जेम्स एल्सवर्थ को बुलाएगी तो बढ़िया ही रहेगा। पता नहीं क्यों यार, बुगी मैन, जेम्स एल्सवर्थ ही ऐसे लोग हैं जो तो शायद कभी जाने ही नहीं चाहिए थे WWE से। हॉर्न्स वोगल भी इनको हमेशा ही कभी भी थोड़ा ब्रेक दे के ऐसे वैसे करके यूज़ कर सकते हैं एसेट की तरह। क्योंकि भाई जब तुम ओमोस जैसे, वैसे ओमोस का भी यूज़ नहीं हो रहा था, मैं क्या बोलूँ, ये हैं भाई ऐसे एलिमेंट्स जो कि WWE शोज़ पे रखे तो वो एंटरटेनिंग लगते हैं। वो ये नहीं होता कि तुम्हारी कोई प्रोफेशनल रेसलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये ट्वीट मैं देख रहा था ट्विटर पे, सबसे पहले तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बाद में कैप्शन दिखाऊंगा। 2020 वाला वर्जन जब जे रोमन और पॉल हेमन है, उसके बाद फिर जिमी ऊसो ऐड होते हैं, चैंपियनशिप आ गई, फिर 2021 के, और उसके बाद 22 में फिर सैमी ज़ेन भी आ गए, फिर सोलो सिकोवा भी आ गए। 23 में थोड़ा सा अब वर्जन अपडेट हुआ कि जे ऊसो गायब हैं और रॉक आ चुके हैं, और फिर 2024 वाली फिर से वो पुरानी वाली सैमी ज़ेन, जे ऊसो, रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की ब्लड लाइन है। देख के आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसका कैप्शन पता है क्या है? कैप्शन में बंदे में लिखा है इन विच ईयर यू गॉट बोर्ड बाय दिस फैक्शन। और उसके बाद क्या होना था, मतलब मैंने देखा कि भाई कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है कि ब्लड लाइन के फैक्शन से कुछ लोग बोर भी हो रहे हैं। पता नहीं ये हवा थोड़ी थोड़ी चलना शुरू हो गई है कि भाई ब्लड लाइन कब तक चलेगा। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ब्लड लाइन नहीं चलेगा तो फिर WWE कैसे चलेगा, क्योंकि उनकी जो स्टोरी के अंदर डेप्थ है वो तो आपको इतने पिछले कुछ सालों में किसी और स्टोरी में दिखेगी नहीं। और उसके बाद क्या है, फिर कुछ लोगों ने लपेटना शुरू कर दिया
कुछ लोगों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया, बट मैं तो डेफिनेटली इससे डिसअग्री ही करूँगा भाई। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्ट आया ब्लड लाइन की स्टोरी में। वो पूरे पिछले 4 साल की टाइमलाइन अगर देखें, ग्राफिक अच्छा लगा तो बस उसके लिए शेयर कर दिया, कैप्शन के लिए नहीं। तो क्या हमको फाइनली पक्की एक डेट पता चल चुकी है कि सीएम पंक वापस कब आने वाले हैं? तो देखो, वैसे तो उनको सीधा क्राउन जूल के बाद ही वापस आ जाना चाहिए था, अब तक सीएम पंक वापस आए नहीं है, लेकिन एक हमारे पास एक डेडलाइन काइंड ऑफ डेट तो है कि 26 दिसंबर का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो होने वाला है, जो लाइव इवेंट बड़े स्केल पर होता है, इस वाले शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक को एडवर्टाइज किया हुआ है। तो यानी 26 दिसंबर वाली डेट तो वैसे बहुत दूर की हो गई। यहाँ पे फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो रॉयल रंबल में तो सीधा नहीं आ जाएंगे, और क्योंकि अभी जो हम सर्वाइवर सीरीज के रूमर सुन रहे थे उनके गुंथर के साथ मैच के, अभी तक तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है। और ड्रू मैकिंटायर का तो भाई देखो केस थोड़ा सा अलग है, उनके फैमिली में भी कुछ पर्सनल लॉस से रिलेटेड चीज़ हुई है, शायद मैंने आपको बताया भी था। तो ड्रू तो इसलिए ऑफ है, बट सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई जब चाहे कभी भी लेके आ सकती है। 26 दिसंबर तो बहुत दूर की डेट है, उससे पहले ही वैसे वो आ जाएंगे। और सर्वाइवर सीरीज में बुक कर दो भाई, ये बड़ा शो है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 5 ही मैच करने, तो सीएम पंक का भी जो स्पॉट है वो बन ही जाएगा। सोच रहे हो सीएम पंक का स्पॉट बन जाएगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इतने 5 मैचेस वाला जो फॉर्मेट है, इतने तगड़े तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है पिछले कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। देखो, आज के दौर में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो बेबी फेसेस से ज़्यादा हील सुपरस्टार्स को देखने में आता है, लेकिन सेथ रॉलिंस का इसके ऊपर थोड़ा सा कह सकते हो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। वो ये कहते हैं कि अभी जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हील डिपार्टमेंट है, हील्स का जो डिपार्टमेंट है, वहां पे भी चीज़ें थोड़ी सी लैक कर रही हैं। वो कहते हैं मैं अब सब तरफ देख रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मुझे लगता है कि हमें और बढ़िया हील्स की ज़रूरत है, हम मिस कर रहे हैं कुछ अच्छे लेवल के हील यहाँ पे, ऐसा सेथ रॉलिंस ने बोला। आप सोचो, ये वैसा अगर वो स्टेटमेंट ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड के टाइम पर देते तो शायद उतनी वैलिड नहीं लगती, लेकिन सेथ रॉलिंस के ओपिनियन से ऐसा है। और मैं तो इसको इस तरीके से नहीं ले रहा कि सेथ रॉलिंस ये कह रहे हैं कि भाई हील जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है उनके अंदर की जो इच्छा है वो जागृत हो चुकी है कि उनको दोबारा से एक हील सुपरस्टार बनना। और उन्होंने बोला भी था कि आज के टाइम में हील बनना ईजी है, तो वैसे तो चांस है नहीं, लेकिन क्या पता वो क्रिएटिवली पुश कर दें कि भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वहाँ पे वो एक हील कैरेक्टर प्ले करें। हो सकता है वैसे ऐसा, और आई थिंक वो चला भी जाएगा उनके कैरेक्टर के साथ, क्योंकि चाहे हील हो या फेस, इवन मैं तो बोलूँगा बेटर शायद सेथ रॉलिंस एक हील ही है। तो क्या सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मैच के लिए इसको हम एक स्पॉइलर मान सकते हैं? मतलब इसमें कोई अगर मगर या शक वाली बात है नहीं, और ये चीज़ तो कंफर्म ही हो रही है सर्वाइवर सीरीज के एंड में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्वेन द रॉक जॉनसन की, द फाइनल बॉस की। ये हमको पहले लग रहा था कि शायद समर स्लैम में रॉक होंगे, वो आए नहीं। उसके बाद बैड ब्लड में अचानक से वो सरप्राइज करके सबको आ गए। अब वॉर गेम्स भी वो एक मैच था जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है बैड वाली ब्लड लाइन को वो लीड करें, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई उस डायरेक्शन में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जा नहीं रही है। तो अब जब वो बैड ब्लड शो पर एंड में अपनी अपीयरेंस दिखा सकते हैं, और उन्होंने बोला है कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए जिस भी तरीके से हेल्प कर सकें अवेलेबल होंगे, तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स एक बिल्कुल एक ऑब्वियस जगह बनाता है जहाँ पे ऑब्वियसली होगा तो ये सरप्राइज ही जब रॉक आएंगे, लेकिन वो एक अर्थ शैटरिंग वाला मूवमेंट फिर से हमको इस वॉर गेम्स वाले पीएलई से मिल सकता है, जैसे हमको बैड ब्लड में दिखा। देखो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ें, या तो मैच में इंटरफेरेंस कर दें, या किसी को डिस्ट्रैक्ट कर दें, या फिर मैच के एंड में आ जाएं, या फिर सब पिट पिटाने के बाद आ जाएं। देखो आप किसी भी तरीके से बुक कर सकते हैं। इसकी डेप्थ में ज़्यादा जाएंगे तो फिर वही है भाई कि ब्लड लाइन की स्टोरी में तो कुछ अलग अलग ही होता है, चाहे हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें। बट रॉक की अपीयरेंस एक लेजिट चीज़ लग रही है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है वॉर गेम्स में। और आपको पता है हर बार रॉक के आने से क्या होता है कि जो अचानक से स्टोरी लाइन है वो और ज़्यादा फ्रेश और इंटरेस्टिंग फील होती है रॉक के ऑरा की वजह से। किसी एक बंदे ने ट्विटर पर ये ट्वीट किया जिसमें वो लिखता है कि भाई जो पीछे से टामा टोंगा है वो कितना सस लग रहा है, और उसी चीज़ को रिप्लाई किया टामा टोंगा ने अपनी इस एक पिक्चर के साथ में। अगर आपको लग रहा है ये कौन है, तो भाई ये टामा टोंगा ही है, बुलेट क्लब वाले। इन सारी चीज़ों से आप जापान से उनको फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है बहुत अलग अलग तरीके के टामा टोंगा पहले दिखते थे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये टीज उनका हो सकता है कि उनके कैरेक्टर में भी वो थोड़ा सा चेंज लेके आए। वैसे तो इस समय सबका कैरेक्टर भाई कितना कौन अभी से 2-3 महीने पहले ही बोल रहे थे ना कि यार जो कैरेक्टर है वो ऐसा लग नहीं रहा, बट देखो जेकब फाटो का आई लव यू सोलो चल पड़ा है, टामा टोंगा का ये चल चुका है, टोंगा लोआ तो इनफेमस आई, वो तो कुछ भी कर दे, वो चीज़ उनकी वायरल पॉपुलर होनी है। तो ये एक नया एडिशन भी वैसे वो लेके आ सकते हैं जो कि पुराने वाली चीज़ से उनका कनेक्ट करेगा। अब उन्होंने पोस्ट किया तो शायद हो सकता है कुछ लॉजिक हो इसके पीछे, बाकी अभी स्टोरी लाइन को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ है, लेकिन मतलब हो सकता है इसका। देखो तो था, मैंने सोचा बता देता हूँ। रैंडी ओर्टन और केविन ओवेंस की स्टोरी में क्या एडम पीयर्स भी थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हैं अपना? तो आपको पता है ये रैंडी ओर्टन ने पाइल ड्राइवर खाया, उसके बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया कि उनको खुद नहीं पता कि जो रैंडी ओर्टन है वो कब आएंगे क्या आएंगे, और वो मूव पाइल ड्राइवर था। तो पाइल ड्राइवर मूव ही उन्होंने पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहाँ पे आप देख सकते हो एडम पीयर्स से पाइल ड्राइवर हिट कर रहे हैं। बता चुका हूँ मैं पहले कि कैसे प्रोफेशनल रेसलिंग में काफ़ी अपना इन रिंग टैलेंट के तौर पर एडम पीयर्स नाम बना चुके हैं। तो
तो इससे क्या वो ये दिखाना चाह रहे हैं भाई मेरे को भी मारा गया है, आरकेओ पड़ा है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो उन्होंने ये पोस्ट कर दिया, बता रहे हैं कि भाई अगर पाइल ड्राइवर वगैरह ये सब करोगे तो मैं भी फिर आ सकता हूँ अपना अपना जो मूव है उसको लेके। वैसे मैं मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ भाई, कभी एडम पियर्स और निक ऑल्डिस को भी इन रिंग थोड़ा एक्टिव करेंगे, क्योंकि वो फिर एक नया ही क्या है उसे एंगल खोल देगा इन जनरल मैनेजर के लिए। इस बार जनरल मैनेजर में ये भी तो अलग है भाई, दोनों बंदे हैं ही इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कि ना चाहते हुए भी लोगों को डरना पड़ता है। ऐसा नहीं क्योंकि छुटंकू सा है भाई उसे कुछ भी कह के बोल दिया। तो निक ऑल्डिस वर्सेस एडम पियर्स पहली बार रिंग में एक्टिव हो रहे हैं, तो भाई मैं तो यही मैच चाहता हूँ, रेसलमेनिया में करवा दूँ भाई, इतना तो बढ़िया सब सीन लग रहा है। लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ऑलरेडी बातें भी करना शुरू कर चुके हैं। पता नहीं ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये आपको पसंद आएगी ब्लड लाइन की स्टोरी में, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अगर इंप्लीमेंट करने जा रही है। तो अभी हमको क्या चीज दिख रही है कि जे ऊसो एंड रोमन रेंस भले ही ब्लड लाइन में आ चुके हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों बंदे अगर एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं, उसके बाद भी सेम पेज पर ही आ चुके हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो भाई ऐसे में जे ऊसो ब्लड लाइन के अंदर कभी भी एक फिट होंगे ही नहीं। मतलब इसको इस तरीके से समझो कि जे ऊसो अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतने तगड़े हो चुके हैं कि कभी भी वो ब्लड लाइन उस तरीके से हमको दिखने ही नहीं वाली जैसे हमने 2022 में, 2021 में, या फिर 2021 में, 2020 में देखी थी। उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी उसको दिखा ही नहीं सकती चाह के भी, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्ग रन में ब्लड लाइन को एक साथ बुक कर सकती है। तो अब ये जो जे ऊसो ब्लड लाइन में आए भी है ना, ये कभी उस तरीके से आएंगे ही नहीं। हमेशा रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच प्रॉब्लम ही होगी, बस किसी एक दिन के लिए ये अपने जो डिफरेंसेस है उनको साइड में रखे एक साथ आगे चल सकते हैं। एंड देन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान रेसलमेनिया में भी जे ऊसो के लिए कुछ बहुत अलग करने का होगा, इंडिविजुअली वो भी बहुत कुछ बड़ा कर चुके हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी में जबरदस्ती उनको रखा नहीं जाएगा। तो ये ऐसे खटपट सी जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच रही है, और जे ऊसो बोलेंगे भाई मेरे को फिर कुछ लेना देना नहीं इस ब्लड लाइन से। अभी जब ब्लड लाइन की स्टोरी से काम निकल रहा है तो वो इस स्टोरी में होंगे, और उसके बाद जब उनको लगेगा भाई अब सिंगल्स इंडिविजुअली मुझे अपने रेसलमेनिया की मैच की तरफ प्रिपेयर करना है, तो उसके बाद वो इस ब्लड लाइन से चले जाएंगे, बोलेंगे भाई रोमन तेरा जो भी है मैं कुछ नहीं देख रहा यहाँ पे। क्योंकि रोमन रेंस का भी जो कैरेक्टर है वो प्योर एक बेबी फेस की तरह तो आया भी नहीं है, वो तो भाई एटीट्यूड ईगो में थोड़ा बहुत तो अब रह ही रहा है। तो फिर जे ऊसो और रोमन रेंस भी अपना ये मार धाड़ करके बोलेंगे भाई चल भाई हो गया हमारा ब्लड, हमारा वॉर गेम्स हो गया, और उसके बाद अब कोई जरूरत बची नहीं है, तो चलो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये एक चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस ब्लड लाइन की स्टोरी में दिखा सकती है। हर एक चीज़ को कहते हैं ना धागे में धागा टूट जाए तो जुड़ता भी है, तो उसमें गांठ तो लगी रह जाती है। शायद ब्लड लाइन की स्टोरी में वैसा कुछ हो सकता है, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे फैंस को पसंद आएगा नहीं, लेकिन जो है वैसा ही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।